Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastava and I hope you all are doing good. So आज के वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दैट इज AIB 18 के बारे में बात करने वाले हैं. As we all know that AIB में सिर्फ 25 डेज बाकी हैं. So आज हम चीज़ें देखेंगे कि AIB कैसा एग्जाम है, कौन कंडक्ट कराता है, हम एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और आज हम ये समझेंगे कि लास्ट 25 डेज में हम AIB कैसे क्रैक कर सकते हैं. So without wasting any time, let us start with the today's video. ओके सो एज वी ऑल नो दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल AIB मतलब बेसिकली साल में 2 बार AIB कंडक्ट कराते हैं. ये एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. अब क्योंकि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए. जितनी भी लॉ एस्पिरेंट्स होंगे, चाहे वो 3 इयर्स कोर्स वाले हों, चाहे वो 5 इयर्स कोर्स वाले हों, सबको ही जिनको भी बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो AIB बेसिकली क्रैक करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है एंड देन ही आप इंडिया में लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो एज वी ऑल नो दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कराते हैं AIB. उसके अलावा साल में 2 बार होता है. ऑफलाइन मोड में होता है. 3 इयर्स एंड 5 इयर्स दोनों ही लॉ ग्रेजुएट्स AIB के लिए अपेयर हो सकते हैं एंड कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट. सो AIB में अगर आपको अपेयर होना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके पास एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो. सो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको, जो आप फॉर्म भरोगे उसमें भी वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का एंड यू हैव टू इंश्योर दैट आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अपलोड करो. सो आप फॉर्म, इससे पहले कि आप रजिस्टर करें, आपको आपके पास इंश्योर करेगा कि आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो. ओके सो या अब 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, वी ऑल नो. बट क्या ऐसा है कि हमको AIB में ये सारे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने हैं? एंड वी ऑल नो दैट लास्ट 25 डेज में 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है. सो एक तरीके की हमको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम इन सब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से कर पाएंगे. ऑल्सो हमको क्या पूरे 19 के 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऐसा भी नहीं है. एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है AIB फॉर श्योर. सो आपको ये 19 सब्जेक्ट्स अगर आप पूरे नहीं भी कर पाते हो तो भी आपका काम चल सकता है, आप AIB क्रैक कर सकते हो. सो आगे वाले जो कुछ स्लाइड्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि हम सब्जेक्ट वाइज कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. सो या वी नो दैट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा. आपको ऑल इंडिया AIB की जो बेसिकली वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म आई गेस ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का होता है. एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप 9th ऑफ अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसकी डेट बढ़ गई है. एंड जो पेमेंट ऑफ फ़ी का टाइम रहता है वो भी आप 10th ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ 100 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग. एंड येस, AIB से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार उठता है कि हम बेयर एक्ट कैसे ले जा सकते हैं. तो आप सारे ही सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि 19 सब्जेक्ट्स की बेयर एक्ट ले जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम आगे देखेंगे जिनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. बेसिकली उनका जो क्वेश्चन वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है. तो ऐसे सब्जेक्ट्स के आप बेयर एक्ट्स कैरी करें जहाँ का वेटेज ज़्यादा है. एंड ऐसे जो सब्जेक्ट्स है जो या तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनमें आप एक्चुअली कॉन्फिडेंट हो, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जिनसे जो क्वेश्चन वेटेज है वो कम है, ऐसे सब्जेक्ट्स की आपको बेयर एक्ट ले जाना ज़रूरी नहीं है. उसके अलावा प्लीज़ अपने कोई पर्सनल नोट्स या कॉपीज़ मत लेके जाइएगा, अलाउड नहीं होती है. सिर्फ बेयर एक्ट अलाउड होती है. और बेयर एक्ट में भी ये इंश्योर करेगा कि आपके बेयर एक्ट में नोट्स ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब AIB कंडक्ट हुआ था तब काफ़ी सेंटर्स पे बेयर एक्ट की भी चेकिंग की गई थी कि वो बेयर एक्ट विद नोट्स है या फिर विदाउट नोट्स हैं. तो एंड टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने सारी जो भी बेयर एक्ट्स हैं वो लेके जा सकें, इसलिए इंश्योर करिएगा कि आप बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स ही कैरी करें और उसके साथ कोई भी अटैच नोट्स नहीं होने चाहिए. अब हम या ऑल्सो द एग्जामिनेशन ऑफ 3 hours and 30 minutes. तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का. काफ़ी टाइम दिया गया है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. AIB इज़ रियली नॉट अ हार्ड एग्जाम टू क्रैक एट ऑल. आप चाहें तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से और एग्जामिनेशन में बैठ के आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके प्रॉपर तरीके से बेयर एक्ट को यूज़ करके आप अच्छे से एंड ईजिली AIB क्रैक कर सकते हैं. इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड एग्जामिनेशन टू क्रैक. ओके सो अब हम सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं. ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि AIB में आते हैं.
सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दिस ना, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, अगेन प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट कैरी करिएगा. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग दैट ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके जो क्वेश्चन लेवल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है. AIB में जो क्वेश्चन लेवल होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं. तो इवन इफ़ यू नॉट कैरिंग अ बेयर एक्ट चल जाएगा कुछ सब्जेक्ट्स में, बट आई वुड रिकमेंड कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की आप बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट होती है आप वो लेके जाएं. इसके अलावा AIB में आजकल केस लॉज भी पूछे जाते हैं, तो जो भी लैंडमार्क केस लॉज हैं वो आप खुद से प्रिपेयर करके जाएं. एंड डेफिनेटली आपके बेयर एक्ट में नोट्स नहीं होंगे, केस लॉज नहीं होंगे, तो वहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. तो जो भी लैंडमार्क केसेस हैं इस साल के या फिर जो पहले से लैंडमार्क केसेस आए हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिपेयर करके जाइएगा. एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अगर हम कुछ पार्ट्स के बारे में बात करें कि हमको कौन सा स्पेसिफिक पार्ट पढ़ के जाना चाहिए, तो वी ऑल नो दैट फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज, इतना आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. इतना पार्ट तो आप रीड करके जाइएगा. एक बार आप रीड करेंगे सफिशिएंट होगा, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट ओपन बुक एग्जामिनेशन है. तो अगर आप सिर्फ एक बार भी इसको रीड करके जाएंगे ना तो आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा. तो मेक श्योर आप एक बार रीड करके जाएं. एंड ऑल्सो विद इन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश करें. ओके अगर कोई पैसेज दिया, कोई पैराग्राफ दिया गया है, कोई प्रोविजन दिया गया है बेसिकली, एंड अगर उसके कुछ एक्सेप्शंस मेंशन्ड हैं तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप उन एक्सेप्शंस को ध्यान रख के जाएं, पढ़ के जाएं, एंड ज़रूरत पड़े तो हाईलाइट करके जाएं, सो दैट आपको आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड आप जल्दी से जल्दी आंसर ढूंढ पाओगे. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन पिनल कोड, इसका भी वेटेज अच्छा है. अब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC एंड CPC, ये चारों ही का वेटेज ज्यादा है. ओके अब आई अंडरस्टैंड टोटली कि 25 डेज में ये चारों सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट हमारी वीडियो का पर्पस ये है कि हम 25 डेज में कैसे कर सकते हैं. सो अगेन जब हम IPC के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप जनरल एक्सेप्शंस जो होते हैं ना, जो भी जनरल एक्सेप्शंस हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं. उसके अलावा पूरा IPC में से जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है. आपको रीड करना है. मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. रीड करके इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो भी आपको लगता है कि ये की पॉइंट्स है उनको पेंसिल से या फिर हाईलाइट से आप मार्क करके रखिएगा, सो दैट आपको बार बार प्रॉब्लम ना जाए, आप उसको ईजिली पढ़ पाएं. CRPC में सेम प्रोसीजर फॉलो होना है. अगेन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं. तो CRPC में जब हम बात करते हैं तो CRPC तो खैर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगेन कुछ प्रोविजंस है, फॉर एग्जांपल बेल के प्रोविजंस हो गए हैं, उसके अलावा FIR के प्रोविजंस हो गए हैं, बीच में कंप्लेन चार्ज के प्रोविजंस है, प्ली बार्गेनिंग है, और एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस है. इन सबको आप एक बार रीड करके जाइएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं वो आप मार्क कर सकते हैं. कमिंग टू CPC में अगेन ऑर्डर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं एज कम्पेयर टू सेक्शंस. ऑर्डर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अभी तक के एग्जाम्स में, ऐसा देखा गया है. तो इंश्योर करिएगा कि जो भी आपको ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, सारे आपको अगेन ऑर्डर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ऑर्डर 5, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं. उसके अलावा वी नो दैट ऑर्डर 16 से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं. पूरा आपको नहीं पढ़ना है, कुछ ही पार्ट पढ़िएगा. एंड क्योंकि ये सब्जेक्ट्स लंबे हैं, अगेन IPC, CRPC एंड CPC, तो पूरा मत पढ़ के जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ के जाइए. बट हाँ, आपको इंडेक्स देखना बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली उसको बेयर एक्ट में सर्च करने की जगह पहले उसको इंडेक्स में सर्च करने की कोशिश करिए, एंड देन इंडेक्स से आप उसको प्रोविजन में जाके, पर्टिकुलर प्रोविजन में जाके सर्च करिए. अगेन इंडियन एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स का है. छोटा सा एक्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा आंसर सर्च करने में दिक्कत नहीं आती है. क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बेसिक डिफिकल्टी लेवल होता है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं. बट क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है तो आप इंश्योर करिएगा कि आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं. अब अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC और एविडेंस ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, अगर आप कोई और एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने पहले से अच्छे से पढ़ के रखा है अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली यू विल गेट एन अपर हैंड हेयर, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे भी आप बहुत ईजिली AIB क्रैक कर सकते हो. नाउ मूविंग टू ADR,
एडीआर में सिर्फ 4 क्वेश्चंस आते हैं, सो बहुत ज़्यादा है नहीं और छोटा सा भी है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्राई करिएगा कि हम फैमिली लॉ पढ़ के जाएँ। फैमिली लॉ में जैसे हम हिंदू लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पे डाइवोर्स के सेक्शंस आप एक बार देख के जाइएगा, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट। उसके अलावा आप सेक्शन 5 सेक्शन 7 देख सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है, जैसे इतने साल पढ़ने के बाद हमें ये इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो पार्ट आप रीड करके जाइए, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। देन पीआईएल से 4 क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि ये ऑलमोस्ट हर इंसान विदाउट द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट तो होती नहीं है, खैर विदाउट एनी अदर हेल्प आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो पीआईएल से बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से अगेन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये 3 क्वेश्चंस भी स्कोर कर पाओगे। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सो यहाँ से अगेन बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वेटेज भी कम है, बट इनके प्रोफेशनल एथिक्स में बेसिकली ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो क्वेश्चंस बने हैं वो फैक्ट बेस्ड बने हैं, मतलब हाइपोथेसिस बेस्ड बने हुए हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, एक आपको फैक्ट दे दिया जाएगा, कोई एक स्टोरी दे दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एथिक्स क्या है। ओके, ऑप्शंस में कि एज अ एडवोकेट आप क्या करोगे, अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आया है तो आप एज एन एडवोकेट आप क्या चीज़ अपनाओगे, आप क्या करोगे बेसिकली। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनका भी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। कंपनी लॉ, अब देखिए, अब जो है ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें से। कंपनी लॉ, अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप स्किप भी कर दो, कंपनी लॉ पढ़ के ना भी जाओ तो भी चलेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ के ना भी जाओ तो भी चलेगा, इससे भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो सबको ही पता होते हैं। साइबर लॉ भी सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो स्किपेबल नेचर हैं। ओके, अगर आपको नहीं भी पढ़ना है आप छोड़ सकते हो, बस इतना ध्यान रखिएगा ये जो है इतने 5 तक ये स्किपेबल नहीं है, क्योंकि आपका पूरा एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट्स में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उस पे बेस्ड रहेगा। ओके, सो इसका आप बहुत ज़्यादा आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इफ़ यू हैव टाइम आप पढ़ लो। लेबर इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क के क्वेश्चन है। लेबर लॉ से लास्ट टाइम के अगर बारे में बात करें तो थोड़े से जो क्वेश्चंस थे उनको उनके आंसर ढूंढने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि लेबर लॉ वी नो दैट काफ़ी सारे लॉज रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है ढूंढने में, बट स्टिल अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इससे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आते हैं, बट इससे भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो जनरली सबसे ही बन जाते हैं। कमिंग टू 16 दैट इज लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, इसमें 4 आते हैं। आई नो पूरा टैक्सेशन लॉ आप नहीं पढ़ोगे बैठ के, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि अगर आप अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड एविडेंस, इनको आप स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपको बाकी चीज़ों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एसआरए एंड प्रॉपर्टी लॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगेन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 8 नंबर के आते हैं, तो अगर आप 2-2 भी मान लो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चंस में आपसे कुछ बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट में आप बेलमेंट का पार्ट पढ़ के जा सकते हो, उसके अलावा आप इंडेमनिटी, गारंटी जस्ट एक बार रीड कर सकते हो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा रीड कर सकते हो। देन क्वालिफिकेशन जो होती हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिक्स आप वो प्रिपेयर कर सकते हो। लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 2 क्वेश्चंस आते हैं, स्किपेबल नेचर का है। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी स्किपेबल नेचर का है। सो जो आप, मेरे ख्याल से आपको जो मैं रिकमेंड करूंगी आपको ध्यान देना है वो है ये 5 लॉज, क्योंकि ये लॉज आपको एक्चुअली एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इफ़ यू गेट टाइम तो आप एडीआर पढ़ सकते हैं, फैमिली लॉ भी पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा थोड़ा सा आप चाहो तो इफ़ यू वांट, अगर आपके पास टाइम है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज देख सकते हो, थोड़े बहुत जो कंसेप्ट होते हैं नेचुरल जस्टिस के, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। उसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इतना आप पढ़ के जाओगे तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाएगा। एंड ऑल्सो क्योंकि सिर्फ 25 डेज बचे हुए हैं, कोशिश करिए कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में से काफ़ी बार देखा गया क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सो आप PYQs लगा सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अच्छे से बेयर एक्ट एक बार रीड करके जाते हो तो आप इजीली आंसर्स निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो। So yeah, that's all for today. I hope you liked the video and thank you for watching. All the best.